फेंक दो पेंसिल सारी। स्टडीज फॉर फूड इनहेंसमेंट, कितने लोगों ने रिवाइज नहीं किया है? 1 2 3 4। क्यों भैया, कहाँ बिजी थे? तबीयत सही नहीं थी? सही थी, दवा ले लेते यहाँ से, अच्छे खासे भले। कहाँ नहीं मिल रही? सब मिल रहा है, डिस्पेंसरी ऑन है, देखो जाओ मिल जाएगी दवा। और सुनो मेरी बात तो सुनो, बैठो बैठो। हो सकता है स्टॉक खत्म हो गया हो, लिखवा लिया करो ना, क्या दिक्कत है, बाहर से ले आया करो, बगल में है मेडिकल स्टोर। ठीक है, क्या होता है? जन सेवा जानते ही हो ना, गवर्नमेंट का है तो खत्म ही हो जाता है ना, है कि नहीं? तक मिल जाता है। ठीक है, आपको सही दवा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे, और बाकी लोग, दीपांकर आपने रिवाइज क्यों नहीं किया? बोलो, कहाँ चले गए थे? चले गए थे, कहाँ चले गए थे? अच्छा बताओ, ऐसे नीट में एग्जाम दोगे जाके? ऐसे नीट में एग्जाम दोगे जाओगे बिना पढ़े हुए, बिना रिवाइज किए हुए? गिने चुने दिन रह गए हैं, ऐसे मत करो। आप बताओ इधर, शीतल क्यों नहीं पढ़ी? सो गए थे? आपकी किस्मत भी ऐसे सो जाएगी अगर सो जाओगे तो। सर पे एग्जाम है, तुम लोग सो जाते हो, नींद कैसे आ जाती तुम लोग को? क्यों रिवाइज क्यों नहीं किया मोहतरमा? भला है, एक और था जो बताया नहीं पढ़ा था, कोई और था इधर ना? है, क्या कर रहे हैं, सो गए थे? इधर 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 बात नहीं, आप आ जाओ, जो लोगों ने पढ़ा है वो बताते जाए, और जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो सुनते जाए। का एटलीस्ट कान खोल के सुन लें, वो कान खोल के रखें, और जो लोग पढ़ रखे हैं वो मुंह खोल के रखें। ठीक, दो चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे, और दिमाग तो सबको खोल के रखना है, जिन्होंने पढ़ा वो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी। 3 बातें हैं, मुंह खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, और दिमाग खोल के रखिए। ठीक है, नहीं पढ़ा है, जो लोग बोल रहे हैं उनसे आप सुनते जाइए। ठीक है, आप सुनने से भी चीजें याद होती है, तैयार होती है। गिने चुने टाइम आपके पास रह गया है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लो, है ना? वरना कल को ना हो तो, काश वहां न गए होते तो पढ़ लिए होते। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ गया है, एक क्वेश्चन मेरा सही होता है। ये काश वर्ड बहुत परेशान करता है पूरी लाइफ, एक जन्म नहीं, 7वां जन्म तो परेशान करेगा। काश वहां ना गए हो तो एक क्वेश्चन मेरा सही होता है, हम कॉलेज पहुंच गए होते। क्लियर है? तो इसलिए जो है, अब जितना भी टाइम बचा हुआ सारा काम थोड़ा सा समेटना शुरू करिए। बच्चे इसको बंद कर दो विकास, समेटना शुरू करिए। जो भी आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में आए, आई होप सिलेबस लगभग खत्म है, बायोलॉजी का भी सिलेबस खत्म है, द एंड पे लगभग है, एक चैप्टर बचा हुआ वो भी खत्म करा देंगे। ठीक है, लेकिन अब जितना पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसको हम करवा देंगे। अब मैंने पढ़ा दिया, पूरा रिवाइज भी करा दें, इसमें रिवीजन करके नहीं हो तो कैसे काम चलेगा बच्चे? अभी तो आपको आपको आप ही करना पड़ेगा, पता लगा हम भी रिवीजन करके आए आपकी जगह। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रोज का रोज करिए, क्योंकि एग्जाम समय आप नहीं कर पाओगे 38 चैप्टर। जब आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, तो 38 चैप्टर कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? मैं इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा एक बार साउंड चेक कर लो, ठीक सही है, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, और किसी को डाउट इस समय है? ऐसा पहले था कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब तो लगभग मुझे लग रहा है सब सिलेबस लगभग कंप्लीट होने पर जा रहा है। कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ हो जाएगा कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को कोई सुने, टाइम से आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। वही पंखे चलाना, आवाज ना करे, ठीक है? एसी चला दो बच्चे, क्या हुआ एसी में? है, ये आवाज कर रहा है, इनको बुलाओ। सुनो, रमेश बाबू बुलाओ, एसी चल रहा है। कितना कर दे, -0? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब लक ले यार, मैं सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, तो है? ठीक है, पंखे बंद कर दो सारे, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, हमें बोलना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब आप कोशिश करिए, जितना आपने पढ़ रखा है इसको समेटना शुरू करिए। ये भी हैंग कर गया लग रहा है इसी में, है ना? क्लियर हुआ? ठीक, उसको मत देखो, कर लेगा, पक्का इंजीनियर है। ये देखो इधर, उसे विश्वास रखो, देखो इधर इधर। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीजें आपका हो गया उसको आप रिवाइज करना शुरू करो। दूसरी बात कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते ही रहो, पढ़ने से नहीं तैयार कर पाओगे एग्जाम में, भूल जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करो। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सफेद सफेद दिख रहा है, जैसे फिजिक्स खोलते हो तो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्या काम करो, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पहले दिमाग में लगाओ, इसमें क्या लगता है, किस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके बाद क्या करो, आप आंसर उसमें जहाँ पे सोल्यूशन वहां पे जाओ, उसमें बिल्कुल भी शर्म मत करो कि हम आंसर क्यों देखें, सोल्यूशन क्यों देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। शुरुआत में आप ऐसा भी कर सकते हो, क्वेश्चन इधर रखो, क्वेश्चन इधर रखो, ये भी कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हो। शुरुआत इस तौर पे कर सकते हो। एक समय ऐसा है कि आप फिर जो दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, ये देखा गया है कि 5 साल क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आंसर वही होते हैं, वैल्यू चेंज हो जाते हैं, डेटा चेंज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में तो यही होता है, ठीक है। बाकी बात ये करना है यहाँ पे, देखिए वो जरूरी तब कर पाओगे तब एग्जाम में प्रैक्टिस अच्छी होगी, रिविजन बढ़िया होगा तभी कर पाओगे। पहली चीज ये है कि इसका हथियार हमारे पास है क्या, फार्मूला। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज कितने चैप्टर है, इस चैप्टर आपके दिमाग में अच्छा ये चैप्टर इसमें ये फार्मूले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ये चैप्टर इसमें ये फार्मूले है, तो फार्मूले तो बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। हर चीज का अपना एक बेसिक है। जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी सिंपल दो ही तरीके करने वाली चीजें हैं, लगभग आप देखो तो 50% चीजें याद करने वाली है, ठीक है, और 50% चीजें जो है आपको थोड़ा समझने वाली, जिससे भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा पूरा समझ वाले, याद करने कोई नहीं समझ पाओगे तो जिंदगी में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते इसके। हमारा टॉपिक आज का जो है ईटीएस, उसकी बात कर रहे हैं, समझ वाला टॉपिक याद करके नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने वाला यहाँ पे ये है कि जो भी चीज आपको क्वेश्चन हो गया उसकी प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया किससे को आपको प्रैक्टिस करना है, उससे करो। और ऐसा भी नहीं कि उसको एक बार करके खत्म कर दो, एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे, उसको कई बार कम से कम 5-6 बार तो कर ही लेना है उसको। जैसे मानो कोई चैप्टर आपने लिया, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में, बायोलॉजी में पूरा कराऊंगा ही आपको, जैसे अभी खत्म हो जाए तुरंत के बाद सारे में क्वेश्चन चैप्टर वाइज में करा दे, उससे करवा देंगे, ठीक, क्वेश्चन नहीं करवा दिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की बात सर करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो उसमें कि जो चैप्टर के आप कम से कम 5 साल जरूर कर लो सर, करो तो अच्छा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खास, ठीक है। और कोशिश ये करना कि अलग क्वेश्चन करना, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सकते हैं आपको, है ना, तो उस मत करना। नीट वाले में क्वेश्चन पूछा तो वही आप तैयार करो, सिलेबस के अंदर हो, बाहर मत जाना यार, ठीक है। देखो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देखो आगे स्टार्ट, हाँ पहले रिवाइज करा देखो स्ट्रेटजीज। अब रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे और आप बताइए कि इसमें क्या चीजें इसमें, ठीक है। चलो लगभग सबने रिवाइज किया है, तो जो लग रहा है कितना जोश है तुम लोग में, है आई सर, ठीक। चलो एपीकल्चर की बात करते हैं, हम किसका स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, है एपीकल्चर में बी के करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन इंडियन, कौन सा है, इंडिका। ग्रुप ऑफ बी को हम लोग बोलते हैं, तो आम बोलते हैं। हमने बताया था पोमैटो किस मेथड से बनाया गया है, सोमैट्रिक हाइब्रिडाइजेशन। कॉलीफ्लावर, इसकी वैरायटी के नाम बताओ, कॉलीफ्लावर का पूसा कोमल, क्या पूसा कोमल, और ब्रेसिका की कौन बताया, शुभ्र नहीं भाई, कॉलीफ्लावर की बात करें, पूसा कोमल है, काऊ है, अच्छा क्या है, शुभ्रा, क्या नाम है उसका, पूसा शुभ्रा, अच्छा। और ब्रेसिका की कौन सी वैरायटी है, अच्छा पूसा स्वर्णिम, करण राय, याद है, भूल गए, पूसा स्वर्णिम है ब्रेसिका का, किसका, ब्रेसिका का। और हिमगिरी किसकी वैरायटी है, ठीक है। और हमने बताया था किसकी, पूसा सदाबहार, किसकी वैरायटी बताया था, चिल्ली की बताई थी, किसकी बताई थी, चिल्ली की। ब्रह्मानी क्रांति किसकी बताओ, हाँ भिंडी की है, किसकी, सैक्रम बारबेरी किसकी वैरायटी बताई थी, शुगर की, अच्छी क्वालिटी, साउथ इंडिया, इससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज मैं आपको 5 सेकंड के दर बताइए, क्लियर हुआ, ठीक है। तो साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया, हाँ सॉरी, अपूसा क्या नाम, सॉरी क्या बता रहे, ऑफिसियलम कहाँ की है, साउथ इंडिया में, ठीक है। और उसकी क्वालिटी कैसी है, कम की ज्यादा, अच्छी है, यानी कि नाम ही क्या है यहाँ पे देखो, सैक्रम ऑफिसियलम, ऑफिशियल है ना, तो ठीक है। जयरत्न किसकी वैरायटी बताए थे आपको, राइस की। अगर देखा जाए पूरे कैटल है कितने, पूरे कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किस कंट्री का है, इंडिया और चाइना का, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है, 70%,
और प्रोडक्शन कितना है 25%। मिल्क का प्रोडक्शन में प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करता है। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या रखते हैं, क्या मुर्गी होगा, टर्कीज होगा, गीज होगा, नहीं लगभग इसमें जो, तो इसमें अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग के मतलब सिर्फ चिकन ही नहीं होता है, बाकी जो और एडिबल होते हैं उनको भी यूज किया जाएगा। ठीक, पोल्ट्री फार्मिंग के दो पर्पज बताए थे, एक अंडे के लिए, दूसरा मीट के लिए, दो चीजें बताई थी। कुछ हमने बताया था फिशरीज में फिशिकल्चर, दो बताए थे एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर। एक्वाकल्चर पिसिकल्चर में क्या बताया था, एक्वाकल्चर में सारे आ जाए जितने में एक्वेटिक होगा, पिसिकल्चर में स्पेशली क्या आएगा, फिश आएगा। क्या आएगा, फिश। दो टाइप के फिश बताया था, एक एक्वेटिक बताया था, एडिबल की बात कर रहे हैं, और एक कौन सा बताया था, मैरीन फिश, है ना। अरे हाँ ठीक 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 ठीक, यानी कि एक बताया था हमने कौन सा, फ्रेश वाटर, और दूसरा कौन सा, मैरीन। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन बताया था आपको, रोहू, कतला, कामन कार्प, और मैरीन कौन कौन से थे, सार्डिन, हिल्सा, मैक्रेल, पंप, शाही, पोमा, इसे बताया था। बायो क्या करते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं, मिनरल बढ़ाते हैं, कैल्शियम, ऑयल, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, अडानी के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। बात है, जितने लोग हैं सबके लिए, अडानी तो कभी तो खा रहे हैं, पब्लिक के नॉर्मल कोई भी हो उसके लिए है। ठीक है, जो हमारा गरीब से गरीब तबका है उसको भी चीजें मिले, तो याद रखिएगा ये पब्लिक के लिए है। पब्लिक मतलब नॉर्मल हमारी जो पब्लिक उसके लिए, ठीक, मेजोरिटी तो वही है कि नहीं। देखो दूसरी बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो क्या नाम है, ये प्लांट ब्रीडिंग की जो शुरुआत हुई कब से हुई बताओ, 9,000 से 11,000, और एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई, 10,000 से 10,000 साल पहले, और क्यों पेंटिंग की 8,000। सबको एक साथ रखिएगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम कब माना जाता है, मिड 1950, यानी कि 1960 के दौरान, लगभग उसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रीडिंग की। ठीक है, अब नाम बताएंगे क्या, 1960 ना, हाँ वो लिखा है 1960 के दौरान, 1960 के दौरान आसपास, 59 के मिल जाएगा, 1950s है, 59 है ना, तो लगभग उसी 1960 के आसपास हो जाएगा। ठीक, अब कहें कि फूड का प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कितना गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। हम नाम बताएंगे, आप उसकी वैरायटी बताइएगा। ठीक है, जैसे बताया यहाँ पे जया रत्ना किसकी वैरायटी बताइए आपको, राइस की, सॉरी पूसा सदाबहार बताया आपको किसकी है, पी 1542 बताई थी। सोनालिका कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, IR8 किसकी है, किसकी यहाँ पे। ठीक, कितने परसेंट ऐसे लोग जो हिडन हंगर का शिकार हैं, 3 बिलियन। कितने लोग, 3 बिलियन। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं मिल पाता है, 840 मिलियन, 840 मिलियन लोग जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता। प्रोटीन तो बात की बात रही माया। अब बात करें यहाँ पे, अगर प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना, तो एक वजह बताई थी सिंगल सेल प्रोटीन का, सिंगल सेल प्रोटीन, साथ साथ बताया था कौन सा, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, है ना। 25 ग्राम अगर हो बैक्टीरिया तो कितना बनाएगा ये प्रोटीन, 25 टन, 25 टन बनाता है। कितना बनाएगा, 25 टन बनाएगा, ये तो है। तो इसका मतलब ये जरूरी है। ठीक, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बताया था हमने, कौन सा प्रोसेस बताया था, पोमैटो, इसे पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन किया गया था, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। क्या बताते हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। बात करते हैं ब्रीडिंग की, तो बताया है ब्रीडिंग कितने टाइप बताया था हमने यहाँ पे, 2 टाइप के। पहला बोलो, दूसरा बोलो। इन ब्रीडिंग में कैसे क्रॉस कराते हैं, सेम ब्रीड हो और 4 से 6 जनरेशन के अंदर, 4 से 6 जनरेशन के अंदर, इसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग। फायदा क्या है इससे, नुकसान क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो प्योर लाइन मिलती, प्योरिटी मिलती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ा देता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इससे क्वालिटी बढ़ने जगह घट जाती है। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो उसका तरीका क्या है, सिंगल आउट क्रॉस कराएंगे। तो पहला बताया इनब्रीडिंग, दूसरा बताया है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग अगर देखेंगे तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप। ठीक, तो अगर मान लो सेम ब्रीड हो लेकिन 4 से 6 जनरेशन के अंदर का ना हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउट क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। ठीक, दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि अगर 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराएं लेकिन स्पीसीज सेम हो तो क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ब्रीडिंग।
और अगर स्पीसीज ही अलग हो जाए तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आउट क्रॉसिंग बताया था सबसे पहले खासकर किसके लिए करते हैं? जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन साथ में मीट का प्रोडक्शन भी कम है, तो उनके लिए ये काफी बेहतर माना जाता है। बात करें यहाँ पे आउट क्रॉसिंग हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग की एग्जाम बताया था कौन सा? हिसारडेल, बीकानेर, मरीनो, रैम्स के बीच में कराया गया है। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहाँ कराया गया बताओ? म्यूल बनाने के लिए क्या यूज किया गया था इसमें? म्यूल बताया गया बेसिकली डोंकी और हॉर्स की मदद से। ठीक, दोनों कॉम्बिनेशन में आके म्यूल बताया गया। इस बताया था एक आर्टिफिशियल तरीका बताया गया। यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या करते हैं? यहाँ पे नॉर्मल कंपेयर में आर्टिफिशियल तरीका थोड़ा बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसको दिक्कत बहुत सारे इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्योंकि इससे प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है। तो आर्टिफिशियल तरीके को क्या करते हैं? सिंपल से स्पर्म लगा के फीमेल जो काऊ होते हैं उसके जेनेटिक टाइप उसको डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा, इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या? मोएट, मल्टीपल ओल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस केस में क्या करते हैं? एक ही फीमेल काऊ है, उसके अंदर हार्मोन डालते हैं। कौन सा? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन? एफएसएस। क्या डालेंगे? एफएसएस के एलएचबी एफएसएस डालेंगे। उससे क्या होगा कि एक ओवर जाएगा, कितने निकलेंगे? 6 से 8 निकलेगा। और 6 से 8 निकलेंगे मतलब क्या है? और स्पर्म तो भरमा में यहाँ पे स्पर्म को क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? फर्टिलाइजेशन। एक ही काऊ के अंदर कितने बच्चे हो गए? जायगोट 6 से 8 जायगोट बन गए बच्चे। बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ जायगोट। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे सर्जरी करके, नॉन सर्जिकल। याद है मतलब तुम लोग जग रहे हो? देखो, बिना सर्जरी निकालेंगे इसको, नॉन सर्जिकल, और 6 से 8 डिफरेंट अलग अलग जो काऊ हैं उनके अंदर डाल दिया जाएगा, तो एक ही साथ में 6 से 8 बच्चे हमें मिलेंगे। कुछ माया। लेकिन जो पहले जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन हुआ था वो अब क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। ठीक, जिनके अंदर डाला गया उसको बोलते हैं डोनर काऊ। क्या बोलेंगे? डोनर को। इसे यहाँ पे होते हैं कौन सा? अरे यार क्या हो गया? क्या बोलते हैं इसको? सरोगेट। सरोगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोगेट। ठीक है, हम जानबूझ करते ताकि तुम लोग बताते रहो। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं ये तरीके बताए थे, और इससे क्या क्या फायदे बताओ? फायदे क्या है? अरे एमओटी से क्या फायदे है? एक साथ बहुत सारे फायदे हैं, खासकर ऐसे जिनमें मिल्क प्रोडक्शन कम होता है वो भी बढ़ जाता है, और मीट का प्रोडक्शन भी इससे बढ़ जाता है। ठीक, आगे बात करो यहाँ पे। इसके बाद फिशिकल्चर हो गया, और क्या कौन सा बचा? टिश्यू कल्चर में अगर मान लो किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या यूज करेंगे उसका? मैस्मेटिक टिश्यू कौन? ऑक्जेलिक की एपिकल? दोनों यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि एपिकल में रिश्ते में जो डिवीजन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है कंपेयर टू कोई बैक्टीरिया या पैथोजन उसके कंपेयर में। फास्ट में जब तक वो ग्रोथ इन्फेक्शन करेंगे तब तक ग्रोथ करके आगे बढ़ जाता है। ठीक, आई होप बायो फॉर्टिफिकेशन हो गया। आई होप कोई बचा नहीं टॉपिक, है ना? सबको हो गया? कोई बचा? ठीक है, सारे हो गए। ठीक है, एक मक्के की वैरायटी बनाई गई थी 2000 में। इसमें खास बात क्या था बताओ? नहीं, मक्के की वाटर, मिलेट की है वो। वाटर एस बताया था, वाटर नहीं, इसमें अमीनो एसिड कंटेंट काफी ज्यादा था। इसका नाम क्या था बताओ? अच्छा, इसमें क्या क्या था? बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा थे, आर्जिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन थे। बेसिक अमीनो काफी ज्यादा था। और एटलस 66 की बात करे थे यहाँ पे, उसका काम क्या बताया तुमने? किस लिए जरूरी था? प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, और दूसरा का बेनिफिट क्या था इसका? है, इसको बोने के लिए यूज करते हैं अगले जब भी, क्योंकि बोने के लिए हमें अच्छे सीड होगा तो प्लांट भी उससे अच्छे होते हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है सब कुछ हो गया ना? तो बचा? हो गया सारे? ठीक है, हाँ हो गया। ठीक, बाकी बायोटेक का पार्ट उसमें करवाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, फिर रिवाइज कराते हैं। ठीक है, पीछे का भी करा देंगे। एक चैप्टर तो आपको कल के आना ही है। ठीक है, इस खत्म हो जाए फिर कराते प्रॉपर्ली कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। सही रहेगा? जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको, है ना? लोग पूछते हैं सर कब खत्म करेंगे? अरे हमें भी जल्दी है, कब खत्म करें? खत्म हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बताओ? इसी क्या बनता है, किससे बनता है? हाँ बिल्कुल, आप पकड़ लिया उसने, 2 पायरुवेट एसिड। एक पायरुवेट एसिड में कितने कार्बन होते हैं? आईसी 3 होते हैं। स्टाइल कोएंजाइम कितने कार्बन होते हैं? शीतल, वेरी गुड। प्रोबिस्कुम कितने होते हैं? सगुन, वेरी गुड, 5। कितने हो गए? 5। ओए में कितना होता है? आंखें निकाल लेंगे सही हो जाओगी। 4 होते हैं। मैलिक एसिड बताओ? 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैलिक एसिड में 5 होते हैं। मैलिक एसिड छोड़ देंगे सही हो जाएगी, एग्जाम में ऐसे मत कर देना। ठीक है, 4 होते हैं। कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, चलो हम लोग बात करें यहाँ पे कितने वाटर मालिक्यूल बनते हैं आफरीन? इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कितने वाटर मालिक्यूल बनते हैं?
जाओगे? अरे कितने बनेंगे इसमें? 2 बनेंगे ना, ठीक है। इस वक्त कब क्या बनेगा? 2 बनेगा। नेट एटीपी का फायदा कितना होता है बताओ, सीखा? नेट एटीपी का फायदा कितना होता है अगर यूकैरियोटिक है तो? नेट एटीपी का फायदा कितना होता है? तो कूट देंगे, सो जाओगे। पढ़ाई नहीं करो बच्चे। कली बताओ बच्चे, कली सो रही है महारानी। कितने? हाँ बता, थोड़ी जोर से बोलो, क्या कह रही है? तुमने बताओ। अरे जोर से बोलो, क्या बोलो, कितने बनेंगे? 8। बिल्कुल सही बता, डर क्यों रही इतना? क्या 30? मैंने क्या पूछा था? इसमें उसमें छोड़ो, मैंने पूछा क्या ये बताइए। अरे क्या हाँ, फिर वो इसमें उसमें मैंने क्या पूछा? ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी का प्रॉफिट कितना होता है पूछा हमने, और ये भी बताया कि यूकैरियोटिक है, क्योंकि हम गधे नहीं, किसकी तरह? एग्जामिनर की तरह, ठीक है। कुछ भी पूछते हैं भाई, हमें क्या पता है क्या भाई, यूकैरियोटिक भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी। क्वेश्चन पूरा दोगे तो आंसर भी पूरा मिलेगा, है कि नहीं? चलो ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो कितने एटीपी फायदा होगा? 2 का। कितने? 2। एडीपी यूटिलाइज कर नहीं पाएगी क्योंकि हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। कुछ माया ये बताओ कि जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो कितने एटीपी बनते हैं एक लैक्टिक एसिड बनने में? एटीपी बनता है नहीं बनता है? एटीपी डायरेक्ट बनता है नहीं बनता? एटीपी नहीं बनता तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान सुनना, पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कितने एटीपी बनते हैं? कुछ समझ में आया? पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड बनते हैं कितने एटीपी रिलीज होते हैं? नहीं मिलेगा उसमें, परेशान मत हो, कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी दिए जाते हैं। बताओ विकास, कुछ सुना? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनते हैं तो कितने एटीपी रिलीज होते हैं? है? कोई नहीं। वेरी गुड, सही कह रहा है। डर क्यों नहीं इतना? डरा मत करो बच्चे, ये तो कॉन्फिडेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई एटीपी नहीं बनता है। बनता है? नहीं बनता है। अब बताओ कितने एनएडीएच बनते हैं विकास? है? जो पूछूंगा नहीं बताएगा। यूटिलाइज होता है, मैंने कहा बनते कितने दिए, बोलो ना नहीं बनता है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है? यूटिलाइज हो जाता है। ये तो पूछना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताओ कि जो CO2 कब बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में या अल्कोहल फॉर्मेशन में? बोलने दो उसको, उड़ देंगे फिर। है? उसको बोलने दो यार। एल्कोहल फॉर्मेशन, अब क्वेश्चन बदल गया आपके लिए, ठीक। एल्कोहल फॉर्मेशन CO2 बनता है, उसमें नहीं बनता। क्लियर हुआ? चलो, सबसे पहले यहाँ पे पहला एक्सेप्टर क्रेब साइकिल बताओ आदित्य। क्रेब साइकिल का एक्सेप्टर बताओ कौन सा होता है? जो स्टाइल कोएंजाइम को कम वो जुड़ता है उससे। बताओ एक्सेप्टर। दीपांकर बताओ बच्चे, बताओ। इधर जिसान, आप बताओ। बताओ। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। ओए है ना, क्या है? ओए ओए ऑक्सैलिक एसिड, सही कह रहे हो। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, बताओ जिसान। क्या बोल रहे हैं? सिट्रिक एसिड बच्चे, क्या बोलेंगे? सिट्रिक एसिड बनता है। कितने कार्बन है सिट्रिक एसिड में? हाँ 3। ये बढ़िया है, 4 को पीट देंगे। अरे बच्चे, स्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, ऑक्सैलिक में 4 कार्बन, तो बने कितने? सिंपल सा है बात, तुम लोग समझते नहीं हो। अहमद तैयार, रेडी? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पूरे, छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, पूरे क्रेब साइकिल के दौरान कितने CO2 जो है निकलते हैं? 3। कितने एनएडीएच बनते हैं? कौन बोला? जो 20 में बोले उससे 10 क्वेश्चन अलग से पूछेंगे बोनस में। बताओ कितने एनएडीएच बनते हैं? बोलो। 4। और कितने FADH2? FADH2 बनता भी है, 1 बनता है। कितने बनेंगे? कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्रेब साइकिल क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ, अच्छा आप बताओ कि CO2 कब कब निकलता है? प्रभात, हाँ आप कहोगे, बताओ CO2 कब कब निकलेगा? पहला बताओ कब निकलता है? क्या साइकिल बच्चे चलाना आता है? चलाना आता है नहीं आता है? अरे भाई कौन बताएगा कब कब निकलता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? अरे कोई माइक लाल मैदान में आने के लिए। दीपांकर बताओ। अरे वो हम नहीं बताएगा। मुस्कुराओ मत बच्चे, हमें भी शर्म आती है। देखो आगे बोलो। नाम बदल दिया जाएगा। Just like to change the Name from शर्मिला। देखो दे बोलो।
एसिड से क्या, उसके बाद क्या, पहले नजर सामने होनी चाहिए, पहले किताब बंद करो। इसे बताया नहीं बोलते, इसे नकल करना बोलते शुद्ध हिंदी में, ठीक। और कोई बताएगा, बताओ, आपसे नहीं सुनेंगे। और बताए कोई, देख के बताने क्या मतलब है, नीट में क्या लिखे जाओगे एनसीईआरटी, ना बना, ऐसा मत करना गलती। पहली बात, वहां पहुंचे नहीं पाओगे। बताओ बच्चे, अब सुन लो, मेरे कान खोल के सुनो, इधर इधर इधर। पहला बनता है बच्चे, जब पायरुविक एसिड से बनता है स्टाइल कोएंजाइम ए। कहो हाँ, अरे हाँ ठीक है, निकलता है मतलब बनता ही तो हुआ। एक CO2 वहां निकला, दूसरा CO2 निकलता है बच्चे जब सिट्रिक आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनता है, हमने क्या बताया था, एल्फा कीटो गुटारिक एसिड के पहले और बाद में, ये दिमाग में रख लो। तो कितने हो गए, 3 हो गए। और एक कब निकलता है बच्चे, रेडियस कितने, CO2 की बात करें, सॉरी CO2 की बात कर रहे हैं। तो एक वहां निकला, और CO2 कहां निकलेगा, सक्सिनी, उसके बाद देखो सक्सिनिक एंजाइम बने, कितने बने, 3 हो गए। CO2 कितने हो गए, 3। और एनडीएच कितने हुए, वो 4 हो गया। और FeDH2 कब बनता है बताओ, FeDH2 बताया हमने, जब सक्सेनिक एसिड से बनता है क्या, मैलिक एसिड, तो वहां पे एक FeDH2 बनता है। दिमाग में पूरा चीज होना चाहिए। और कोई दिक्कत कर लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं। तो CO2 कितने निकलेंगे, 4। एनडीएच कितने निकलेंगे, CO2 3, और एनडीएच कितने, 4, और FeDH2 कितने, 1। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। कहां पे हो रहा है बच्चे ये, हाँ, माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, माइटिस में, कहां पे, माइटिस में। और ईटीएस कहां चलेगा, अच्छा सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एसिड हो सकता है क्या, पक्का, ठीक है, चलो हो जाएगा। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्वेश्चन बता दो। जब रिटर्न जाता है सबसे पहले कहां जाएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड में, उसके बाद प्लास्टो क्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम BF6, उसके बाद कहा प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद कहा PS फर्स्ट, उसके बाद कहा रिडक्शन आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। चलो ठीक, अब आते हैं इसके आगे। ये मैंने कुछ करा दिया बच्चे। अच्छा एक चीज बताया था हमने, फर्मेंटेशन वाला बात छूट गई थी इसमें। देखो कि जो ये फर्मेंटेशन होता है इसके दौरान कितने एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है, लेस देन 7%। और कितने परसेंट कंसंट्रेशन हो जाए एसिड का या एल्कोहल का, कितना, जिससे एज की डेथ हो जाती है, क्या बताओगे, हाँ 13%, ठीक है। लाभ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन, कब दिया था, कब दिया था, 1900 उन्नीस 1905 में, 1905 में। इन लोग के चक्कर मत पड़ना, उन्हीं ये लोग तुमको जला देंगे, देखो 1905 में। और ग्रीन केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज कब मिला, ग्रीन केमिस्ट्री का पता है, पता है जवानों, नहीं पता है, 2005, क्या बताओगे, 1905 रखिए, 2005 भी याद करके रखिए। अच्छा बताओ बच्चे, इधर देखो, इधर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये पूरा पता होना चाहिए। किसी भी स्टेप से आपको स्टेप बना के पूछ लेंगे, पूछेंगे इसमें कितने स्टेप ऐसे हैं जो सही है, इसी क्रेब साइकिल से पूछना सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। अब एक ये टॉपिक जो है ये हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक। अच्छा एक चीज बताया तुमने यहाँ पे कि जब भी क्रेब साइकिल चलता है तो नेट एटीपी कितने का फायदा होता है, हमने एक एटीपी गिनाया था, कितने, 30। कोई दिक्कत इसमें, किसी किताब में हो सकता है 30 भी लिखा मिल सकता है, ऐसा कोई है क्या, पुरानी किताब में 30 भी मिल सकता है, नहीं होगा, 36 मिल सकता है, 36, 36, ऐसा है, पुरानी किताब में लिखा था। अब हो सकता है सबके पास नई किताब हो, अगर लिखा तो चेंज कर लेगा, 38, देखो इधर, कहाँ के प्रभाव, नहीं गायब हो गया।
यूज किया क्या रिस्ट वॉच? करो क्या, उस पे चल रहा था, रात में उस पे चल रहा है, सही हो गया, शिफ्ट करो। यही है। आओ क्लास कर रहे थे। चला ना, मुझे सर बोला कि एक बार बोल दो बैठे, ठीक है। देखो बच्चे देखो, तो ये हम लोग बात कर चुके थे यहाँ पे। देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ पूरे जो अगर हम बात करें तो कितने पूरे फायदा होता है, देखो 3 CO2 का, 4 NADH का और 4 H+ आयन का, FADH तो है ये खैर, है ना। और ATP जो कि किस फॉर्म में था, JTP फॉर्म में। आगे देखो कह रहे हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ देखो, अब सवाल ये है कि क्या आपको एनर्जी पूरी पूरी मिल गई? अभी नहीं मिली है, ठीक है। जैसे कभी गन्ने को देखा आपने, गन्ने को पीसते हुए नहीं, सॉरी, जूस निकालते हुए देखा होगा। हाँ, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या करता है, गन्ने को एक बार लगाते हैं, उससे कुछ जूस निकलता है, फिर लगाते हैं, फिर निकलता है, बार बार निकालते हैं, जब तक गन्ने का बुरादा नहीं निकल जाता है, एक भी बूंद उसमें जूस नहीं रह जाता, उसको निकाल के बाहर कर लेंगे। उस तरह हम लोग रिस्पार्सन की बात करेंगे तो एटीपी हम लोग को मिल गया, कंप्लीट अभी नहीं मिला। आपको याद होगा सारे एटीपी बन चुके हैं, एटीपी यूटिलाइज कर सकते, लेकिन अभी एनएडीएच और एफएडीएच2 बाकी है, जो किस फॉर्म में है, चेक के फॉर्म में। जैसे आपको चेक मिलता है, 500 रुपए की चेक मिले, 500 रुपए का कैश मिले, क्लियर हुआ। तो अभी आपके पास चेक के फॉर्म है, लेकिन चेक से पैसा तभी मिलेगा जब आप जाओगे कहाँ, बैंक में। तो इसका बैंक कहां पे है, क्या बताओगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताओगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे जब इसको एक एनएडीएच दोगे या एक एनएडीपीएच दोगे तो कितने एटीपी देगा आपको, कितने देगा, 3 देगा। और अगर एक एफएडीएच2 दोगे तो 2 एटीपी देगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ईटीएस में अगर हम बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैसा है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, बताया था ना यहाँ पे, ये एरोबिक प्रोसेस है, ठीक। इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, यही जो स्टेप होता है यानी कि ईटीएस, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे एक साइनाइड पॉइजन, लोग साइनाइड खा लेते हैं, कहते अगर निपटना तो साइनाइड खा लो, जल्दी निपट जाओगे। सही भी बात है, क्योंकि साइनाइड जो होता है क्या करता है, ईटीएस को ब्लॉक कर देता है। ईटीएस ब्लॉक करेगा तो एसिडिटी पावर बढ़ जाएगी और आदमी जो है निपट जाएगा आसानी से, लेकिन आसानी से निकलती है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया था, बता दिया यार, पूरे लेक्चर सारे ओके हो गए, ऐसे चक्कर में बेकार हो जाएगा पूरा पीडीएफ। क्या कह रहे थे, ये तो कह रहे थे कल तक भी नहीं हो पाएगा, जाते जाते नहीं किया, बनाने का मतलब कुछ नहीं है, टेम्परेरी बताया तरीका। बच्चे सुनो सुनो, उसी पे कर दो जो पहले था, उसी पे कर दो, तो कल वाले चलाए तो उस पे कर दो, इस पे देख, हाँ इसी पे कर दीजिए, इसी पे चलाते हैं, क्या करेंगे चलाते हैं, चलने दे, हाँ इसी पे करते हैं, हाँ इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है,
अभी तो तैयारी का मैंने एक पार्ट खत्म कर दिया है, किया है, मतलब कि जान निकल गई है ना। अभी तो बहुत कुछ है। अभी जब 12 घंटे क्लास में तो इसकी क्या हालत होगी, ये रोना शुरू कर देगा, घुटने पे आ जाएगा, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं ऐसे भीख मांगेगा ये, देखना अभी। अभी तो तैयारी हुई नहीं है, अब तैयारी देखना आप, देखो कैसे होता है। बच्चे आप लोग इसलिए कर रहे हैं, बार बार जो है जो चीज देते जा रहे हैं उसको करते जाओ, अदरवाइज जब हम रिवीजन करवाएंगे तो आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं तैयार कर पाओगे। जब आपको एक एक यूनिट हो जाएंगे, 5 5 6 6 चैप्टर नहीं कर पाओगे आप, इसलिए बार बार करें, अभी भी करते जाओ। देखो तो मैं आपको ये पहले ठीक है, छोटा थोड़ा बड़ा कर दे ताकि सबको दिखे। हमेशा की तरह पहले हम आपको डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद जो है अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो इसमें कुछ सही नहीं। देखो ये जो पूरी कहानी है ना, ये सब यहीं से हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो देखो ध्यान से। जैसे सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चीजें हो रही है। यहाँ देखो दिया है, हम लोग पढ़ रहे थे ईटीएस कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ बच्चे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कोई दिक्कत, पहले तो आप ये याद रखिए कि हो कहाँ रहा है, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। आपको याद होगा यहाँ पे जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था ऐसे, देखो ये ऐसे था, है ना। तो अगर इसको आप देखो तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कितने पार्ट है, 3 पार्ट। पहला एक तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्या है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो यहाँ दिखाया गया है, क्लियर। और जो ये दिया गया है ये क्या है बच्चे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत। और इसके अंदर जो है बच्चे, इसके अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स। अब ये बताओ इसमें समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया के 3 पार्ट आपको दिखाए गए, ठीक। तो कहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझिएगा। इससे पहले हमने एक चीज बताया था आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट के। अगर थैलाकाइड की ल्यूमेन होगा तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ ज्यादा होगा, ल्यूमेन में। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगा तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इतनी बात आपको क्लियर है। खैर देखो यहाँ पे देखो, जैसे वहां पे हमने काम किया था, अगर आपने समझ लिया होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, फिर तोड़ते हैं तो एनर्जी रेडिएट होती है, और उसी एनर्जी की यूज करते हैं कौन, एटीपी, और इनॉर्गेनिक फास्फेट बनाते क्या है, एटीपी। क्या बनाएगा, एटीपी। देखो उसी बात करें। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये है, इसको मैं हटा दूं, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट, पहले तो ये समझो हो कहाँ रहा है, तो क्या बताओगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ पे, क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रही हो, माइटिस टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे ये आपको जगह पता होना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, देखो देखो तो आपको यहाँ पता है कि जो मैट्रिक्स है, ये देखो मैट्रिक्स यहाँ पे है, ठीक है। इसको भी हटा देता हूं मैं। फिर से क्यों आ जा रहा है, ये तो हट ही नहीं रहा यार। ठीक है देखो, ये आप लेके चले, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो एनएडीएस। क्या लिखा है बच्चे, एनएडीएस, ठीक है। आपको याद करिए ईटीएस लिखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में भी। ऊपर जब नीचे आ रहे थे पीएस सेकंड से जब आ रहे थे किसमें, फर्स्ट में, याद है, वहाँ ईटीएस लिखा था। ये प्रोसेस वहां भी चलता है, ठीक। बशर्ते अंतर वहां पे एनएडीएस एनएडीपीएस यूज करेंगे, और यहाँ पे तो चलता है वहां भी और यहाँ पे, दोनों मतलब समझिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनएडीएस उसकी बात करें, अप्लीकेबल ये दोनों के लिए, एनएडीएस के लिए भी और एनएडीपीएस के लिए भी। देखो यहाँ पे अब आप सोचिए कि एनएडीएच कहाँ कहाँ बना था, क्या एक ग्लाइकोलिसिस में बना था, बना था, बना था भाई, ग्लाइकोलिसिस में बना था। तो एनएडीएच वहां से मिले, कितने एनएडीएच बने थे वहां पे, 2 बने थे। इसके बाद कहां बना था, क्रेब साइकिल में, कितने बने थे, 4। और कितने एफएटीएस थे, 1। कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे वहां से देखो वहां पे। तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, एनएडीएच। किसको, एनएडीएच। देखो ध्यान से, ये एनएडीएच आया, एनएडीएच से यहाँ देखो H प्लस आयन जुड़ेगा, तो एनएडीएच है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 बनेगा। हाइड्रोजन से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे निकल जाए तो ये बच्चे क्या, यहाँ पे NAT प्लस। और यहाँ पे यूज होता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट।
तो अगर आपसे पूछे, ये ऑर्डर भी आपको याद करना है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम बताइए, सेकंड का नाम बताइए। 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं ईटीएस में, कितने? 5। सबसे पहला वाला कौन सा है? एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस। यहां देखो आगे, इसके बाद यहां जब हाइड्रोजन अंदर आता है बच्चे, ठीक है, तो होगा क्या? देखो यहां जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन H+ आयन था, क्या था? H+ आयन था, तो वो H+ आयन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन गैस आता, क्या आता? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस आएगा H2 के फॉर्म में, तो जब हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकले, कितने बनेंगे प्रोटॉन? कितने बनेंगे? 2 प्रोटॉन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। यहाँ केमिस्ट्री ज्यादा है, बायोलॉजी कम। देखो तो 2 प्रोटॉन यहाँ चला गया, देखो यहाँ देखो 4 दिखाएगा, कितने? 4। इसको 2 कर लेना, ठीक भाई। हाइड्रोजन 2 ही तो आए थे, ये 2 कहां से कूद गया? इसमें 2 कहां से कूद गया? तो 2 होते हैं, इसको 2 कर लीजिएगा। देखो पहली बात तो ये समझ में आया कि 2 प्रोटॉन अंदर कैसे आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो NADH से जो है हाइड्रोजन जो है अंदर, वो हाइड्रोजन टूटता है, एक हाइड्रोजन टूटेगा, H2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 2 प्रोटॉन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक, सिंपल था। अब ये जो H+ आयन हमने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कहा मतलब कहाँ कर दिया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वही काम है, सबसे पहले ग्रेडियंट बनाएंगे फिर उसको तोड़ेंगे, ठीक, ये तो होता है। देखो तो आयन यहाँ गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये F के पास जाएगा, क्या बोलेंगे? F के पास जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन एब्जॉर्ब करता है? पहला एक्सेप्टर कौन होता है? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN। और फिर क्या मिलेगा? आयरन सल्फर प्रोटीन, क्या? आयरन सल्फर प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, इसके बाद FMN के बाद कहाँ जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फिर कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पे यूबिक्विनोन के पास, कहाँ आया? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से यहाँ पे देखो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? सेकंड, क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ठीक है। तो ये समझ में आया इतना, ठीक है, ये समझ में आया। देखो आगे क्या होता है, देखो अब ये जो बच्चे FADH2 होता है, क्या होता है? FADH2, देखना ध्यान से। FADH2 दूसरे पे इन्वॉल्व होता है। पहले स्टेप पे क्या है बच्चे? NADH। पहले स्टेप क्या है? NADH में। दूसरे स्टेप पे हमारा होता है, इन्वॉल्व होता है कौन? FADH2। जब पहला स्टेप होता है तो हमारे पास यूज होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका नाम है क्या? NADH डिहाइड्रोजनेज, क्या? NADH डिहाइड्रोजनेज। यहाँ देखो जो FADH2 होता है, सेम प्रोसेस ऐसे यहाँ भी होता है, जैसे NADH से FADH2 होता है। तो FADH2 से कितने बच्चे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वही C5 जैसे पीछे बताया था हमने, 2 प्रोटॉन अंदर गए, ये देखो इधर, इसको भी 2 कर लो, ठीक, 2 प्रोटॉन अंदर गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया था, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इस पे जो H+ आयन जाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बनने के बाद 2 प्रोटॉन अंदर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रांसफर हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहाँ, साइटोक्रोम B, FAES, साइटोक्रोम C1, उसके बाद साइटोक्रोम C, ये आगे मतलब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ काम इतना है कि जो भी हाइड्रोजन H+ आयन आ रहा है, पहले इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, पहले बताया था आपको, अंदर आयन नहीं रह सकता, सिर्फ गैस रह सकता है, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन आके हाइड्रोजन को गैस को आयन को गैस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद आगे कुछ आगे तक लेके आएगा और फिर प्रोटॉन को उधर ठेल देगा और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, जो आयन के फॉर्म में उनको मालकुल के फॉर्म बदल रहा है। पास में कुछ या आयंस के फॉर्म में मालकुल फॉर्म बनेगा, यानी कि H2 गैस हो जाएगी, तो ये आगे H+ आयन 2 H+ आयन आगे दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से आगे ट्रांसफर जाएगा, कहाँ पे? साइटोक्रोम किस पे? C पे, ठीक है। साइटोक्रोम C से कहाँ आएगा? देखो साइटोक्रोम C, ये C1 लिखा है, क्या लिखा है? इसको C1 कर लेना, C नहीं, साइटोक्रोम C है, इसके बाद क्या जाएगा? साइटोक्रोम C1, ठीक है, C1CA3 ये होता है। देखो तो यहाँ पे देखो साइटोक्रोम C हो गया, ठीक है। साइटोक्रोम C के बाद क्या? देखो यहाँ पे साइटोक्रोम C1 हो जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें FADH2 यहाँ पे हो गया, तो 2 प्रोटॉन यहाँ से आए अंदर FADH2 से, ये ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा। इसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पे होता है, जब FADH2 के बाद जाता है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड, नाम क्या? देखो
सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस, क्या नाम हो जाएगा? सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा बच्चे? NADH डिहाइड्रोजनेस। बच्चे डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को निकालने वाले, जैसे हॉट कॉपर, हॉट सिल्वर होता है, वैसे यहाँ भी कह रहे हैं यहाँ पे एंजाइम। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस, उसके बाद क्या होगा देखो यहाँ पे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन आया है यूबिक्विनोन से होते हुए, ठीक है, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये तो हो गया Fe2 निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके ये आएगा आगे बढ़े, देखो इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है इधर से, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1, इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, साइटोक्रोम A3 दिया हुआ है, ठीक है, साइटोक्रोम A और A3। यहाँ पे जो दो H+ आयन है इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई, देखो यहाँ दो H+ आयन है, ये ठीक है, दो H+ आयन है। अब दो H+ आयन यहाँ पे आएगा, दो H+ आयन यहाँ जाएगा, देखो देखो गया, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर आप इसको देखो यहाँ पे, तो देखो इधर, तो यहाँ पे दो H+ आयन यहाँ पे आ गए, ये देखो इधर हो गए, ठीक है, दो H+ आयन यहाँ पे आ गए। अब क्या यहाँ देखो, तो कितने H+ आयन देखो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितने हो गए? पूरे 6 हो गए, ठीक। तो अगर आप यहाँ से चलो, कहाँ से? NADH से, तो NADH में ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो अगर NADH से देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ देखो, अगर NADH देखते हो तब, तो यहाँ पे देखो एक NADH दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है? एक NADH, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो F2 यहाँ पे हो जाएगा, दो H+ आयन, और यहाँ देखो क्या है? H+ आयन दिया है। होता क्या देखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन काफी ज्यादा हो गया है, हो गया। अब ये क्या होगा देखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ जाएगा? देखो कहाँ गया? मैट्रिक्स में गया, कहाँ गया? मैट्रिक्स में। तो दो प्रोटॉन जाएगा तो कितने ATP बनेंगे? कितने बनेंगे? एक बनेगा, क्या बनेगा? एक, देखो यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ATP बन जाएगा बच्चे, ठीक है, ये देखो कितने बनेंगे? एक। दूसरा देखो, ये दो प्रोटॉन होता है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से आएगा बच्चे, देखो कहाँ? ये आया, फिर एक ATP बना, देखो ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ जा रहा है? देखो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक दो प्रोटॉन यहाँ पे देखो, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करो कहानी 1 2 3, तो कितने ATP बने? देखो एक आपका ये बना, एक आपका ये बना, और एक आपका ये बना। तो अगर NADH ले तो कितने ATP बने? 3। लेकिन जब हम F2 लेते जो यहाँ लिया था, तो ऊपर वाला तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ कितने हो जाएंगे? देखो एक ये और एक ये है, तो यहाँ पे F2 से 2 ATP हो गए, और NADH से कितने हो गए? यहाँ पे बोलो 3। NADH से 3 है, F2 से 2, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। और प्रोटॉन का ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस ये देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी क्या बताओगे? पहले सबसे पहले इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है पूरी कहानी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा देखो यहाँ पे, इसी और देखो ध्यान से यहाँ पे, कि जब ये H+ आयन, यहाँ देखो इधर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आता है, यहाँ पे जो H+ आयन होता है, इधर देखो, इधर बात नहीं करो, तो एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन यहाँ पे है, और इस कंडीशन में लास्ट स्टेप है ये, इस कंडीशन में जो प्रोटॉन होता है उसको ऑक्सीजन कंबाइन करता है, वो ऑक्सीजन साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद बनाता है क्या बच्चे? देखो O2H2O बनाता है, क्या बनाता है? H2O। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे जो पूछे कि जो लास्ट स्टेप होता है ETS में, लास्ट स्टेप इसी बोला जाता है, कि लास्ट स्टेप जब होता है तो वहां पे ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद बनाते हैं क्या? वाटर बनाते हैं। यही वाटर रिस्पायरेशन से हमारा ये बाहर निकलता रहता है, उसमें आया। और दूसरी बात बताए थे, इसी बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। जैसे सोचो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो अंदर जो H+ आयन वो बाहर निकलेगा नहीं, मिलेगा, मीडियम काफी एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा बच्चे, और एसिडिक होने से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे साइनाइड पॉइजन में क्या ब्लॉक होता है, तो ETS ही ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, रुक जाएगी, से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं पाएगा, मीडियम एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाती है। मैं ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात पूछे कि बताइए कि जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, क्या बताओगे? सबसे लास्ट स्टेप में होता है। क्या बताओगे? सबसे लास्ट स्टेप में होता है। और कहाँ पे हो रहा है बच्चे? ये मैट्रिक्स में। कहाँ पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये बताया था। ये भी ध्यान रखिए किससे कौन जुड़ता है। तो H+ आयन जुड़ेगा किससे?
ऑक्सीजन से साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे जुड़ेगा और जुड़ के बनाते क्या बच्चे, वाटर। ठीक है, वाटर। ठीक है, और इसमें यूज होता है कौन, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एटीपी सिंथेस दिया है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स 5 दिया है। क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स 5। इसके बारे में नाम नहीं दिया गया है, इन्होंने करेक्शन पहले काफी खराब था, कुछ सही किया, लेकिन अभी भी गंदगी पड़ी हुई है। जहां पे लिखा है एटीपी सिंथेस को लिख लो कॉम्प्लेक्स 5। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स 5। तो 5 कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था, 5 कॉम्प्लेक्स हो गए। फिर से देख लो, पहला कॉम्प्लेक्स बच्चे, इसको कहीं इधर से लिख लो। देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपके पास बुक हो गया, देख लो फटाफट। इसे जो पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ। एक तो कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक इसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन पूछी जाती है। पहले कॉम्प्लेक्स नोट कर लो। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन सा है, एनएडीआर डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा है बच्चे, साइटोक्रोम, क्या, साइटोक्रोम, सॉरी सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। क्या बोलेंगे, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। क्या बोलेंगे, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करेंगे, साइटोक्रोम B7। क्या, साइटोक्रोम B7। कॉम्प्लेक्स 4 जो होगा बच्चे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो 5 होगा बच्चे, ये है एटीपी सिंथेस। 5 हो गया ना। क्लियर है, सबने लिख लिया। तो पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा, ये क्वेश्चन इस पे आता है कि कॉम्प्लेक्स बताइए कौन कौन से यूज होते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नाम रखिएगा, सक्सेनिक। सक्सेनिक लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा है, ये दूसरा है। ठीक है, तो सक्सेनिक, सक्सेनिक से याद करिएगा, सेकेंड है। कौन सा सक्सेनिक, कौन सा है, सेकेंड, ऐसे याद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज हो गया। तीसरा की बात करेंगे, साइटोक्रोम B7 है। ठीक, और चौथा बात करें क्या है, देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और उसके बाद लास्ट में क्या, देखो एटीपी सिंथेस। तो पूरे 5 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक पूछा था इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। क्या, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको बोल सकते हैं साइटोक्रोम B7C। ठीक है, और A3। ठीक, डायरेक्शन में डाल लिख लो इसमें, ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन, आ चुका है। साइटोक्रोम B7C A3। और ये जो साइटोक्रोम B7 है बच्चे, B7, इसी को यहाँ पे नाम दिया गया, कहाँ भाग गया, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड था। क्या था, कॉम्प्लेक्स थर्ड B7। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चे, वो तो लिख ही लिया आपने। अगर डायरेक्शन पूछे, रिटर्न टू डायरेक्शन बताइए। साइटोक्रोम B7C A3 याद रहेगा। और 5 कॉम्प्लेक्स नाम याद रखिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याद रखिएगा, इस प्लस आयन है। कौन है, इस प्लस आयन है, और कौन है, O2 है। ठीक है, और ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये है ETS। और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, तो क्या बताओगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहला एक्सेप्टर यहाँ पे याद रखिएगा, FMN। FMN ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, बस, और इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्वेश्चन इसमें ढेर सारे, लेकिन क्वेश्चन बनते नहीं है। कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स कौन से, ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक, तो वो भी बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं है। क्रेप साइकिल से आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते। पढ़ाता हूँ मैं हर साल, लेकिन क्वेश्चन नहीं आते। देखो इधर हो गया बच्चे, कोई समझ गए। तो एनएडीएच से ये कह सकते हैं कि एनएडीएच एफएडीएच2 का ये बैंक है। और यहाँ पे सारे मैंने एनएडीएच को किसमें चेंज कर दिया, एटीपी पे। तो एनएडीएच से 3 एटीपी, 1 2 3, और एफएडीएच2 से 2 है, 1 और 2। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, बाकी आप पाओगे एमबीबीएस में बहुत डिटेल पढ़ा जाएगा, क्या ईटीएस बायोकेमिस्ट्री मिलेगा आपको। ठीक, आगे हो गया। जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। एक तो पूछा था इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन फ्लो पूछा जाता है। दूसरा आपसे कॉम्प्लेक्स पूछा, पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सेप्टर इस पे क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, देखो ऑक्सीजन है,
प्रोटॉन है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, सेव हो जाएगा। तो हैंग कर गया, हैंगओवर, ज्यादा पी लिया था रात में। पूरा अच्छा खासा फूड खराब। बंद करो आप प्रभात। अभी सर से कहते हैं कि इसका सैलरी दिलवाए प्रभात को, सारा काम तो प्रभात कर रहा है इंजीनियर का, और क्या। सैलरी बन दिया जाए, इसको मिलना चाहिए भाई, है। बहुत आगे चले गए, भावना में बह गए। देखो गुरु जी को बुलाइए उनको फिर से। पूरा फ्लो ही गड़बड़ कर दिया, सोचे कि आज खत्म कर देंगे, तो चल रहा है बिल्कुल। हाँ होगा ये। कंपनी ऐड हो रहा है? हाथ क्या रख दें। है, पता तो चलना चाहिए कि कंपनी है कैसी है। इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं, इसे चाइना का आइटम भरा हुआ है पूरा लग रहा है। बोलो देखो, टाइम बहुत खराब कर रहे हैं यार, जल्दी खत्म हो जाए, रिवाइज कर जाएंगे, क्वेश्चन करवाना है, सब कहाँ हो पाएगा। लेफ्ट साइड ऊपर, ऊपर लेफ्ट, हाँ। चलो फटाफट बच्चे कॉम्प्लेक्स बता दो, पहला कॉम्प्लेक्स बताओ जल्दी से। है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, तीसरा बताइए। हाँ, साइटोक्रोम B C1, क्या बोलते हैं इसको, साइटोक्रोम B C1 है। चौथा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और पांचवा ATP सिंथेस। ये सीक्वेंस बताना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, ठीक है, ये पूछा जाता है। और यूटान फ्लो की डायरेक्शन बताइए, सबसे पहले कौन सा साइटोक्रोम में आएगा, B C1 A3, है ना। और दो प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से कितने ATP बनेंगे। इसमें अभी तक कुछ नहीं पूछा था प्रोटॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, तो क्या बताओगे आप, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बस बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चे, स्प्लेश आयन और ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी, हाँ ऑक्सीजन होगा। और ये मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एटीपी सारे कितने बन गए, सारे यूटिलाइज कर लिए, बना लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कौन कौन से कंपाउंड बताए थे पीछे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे वही चीज आपको देखना पड़ेगा, इसका मतलब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की, किसकी, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे यहाँ पे। हम्म? देखो बच्चे देखो, जैसे ये समझ में आया, जो मैंने कहानी बताई यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है इससे आपको समझ में आए, लेकिन ये जो मैंने बताया यही समझ से क्वेश्चन आपका निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो आगे, ये कंप्लीट खुद ही फिगर नहीं तो कंप्लीट में कहाँ समझाऊंगा खुद ही, है ना। और ज्यादा समझा दूंगा तो फिर आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाएगा, ये भी दिक्कत है ना। इतना दिया इतना याद कर लो, बहुत बड़ी बात। देखो आगे देखो, ये कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजनेज। या देखो NADH डिहाइड्रोजनेज कौन सा कॉम्प्लेक्स बच्चे, फर्स्ट,
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनोन, क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन, ठीक है, यूबिक्विनोन के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। देखो आप इसकी बात करिए, यहाँ से निकले कहा जाएगा यूबिक्विनोन के पास, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ, इनर मेम्ब्रेन, यूबिक, जाहिर सी बात है ईटीएस कहाँ हो रहा है, ईटीएस कहाँ हो रहा है, ये जो जितने दिखाई दे आयरन सल्फर एफएमएन ये कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पे, यूबिक्विनोन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पे, और यहाँ साइटोक्रोम सी देखो कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे, ऐसा इनर मेम्ब्रेन पे, देखो आगे यूबिक्विनोन कह रहे हैं कि यहाँ पे आर आल्सो रिसीविंग ड्यूरिंग रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया द FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड, FADH2 क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ठीक है, देखो आगे कॉम्प्लेक्शन कर दिया गया। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो FADH2 है, ठीक है, कह रहे कि यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया द FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड, FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड माना गया है ना, कॉम्प्लेक्स सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, तो बच्चे क्या काम करो, इसको लिख लो यहाँ पे FADH2, ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज मिलेगा या FADH2 मिलेगा, यहाँ पे चेंज कर दिया तो वहां पे चेंज कर देना चाहिए, है ना, देखो यानी कि जो या तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज या FADH2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, क्या कॉम्प्लेक्स सेकेंड, देखो अब क्या करें, देखो that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle. The reduced ubiquinol, जो reduced ubiquinol होता है बच्चे इसको बोलते हैं ubiquinol, यानी कि बन गया है कीटोन से अल्कोहल, देखो and is the oxidized with the transfer of electron to cytochrome C, और फिर ये साइटोक्रोम C में जाएगा वाया साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो पीछे बताया था साइटोक्रोम B C1 A3, वो याद ही आपको, उसी बात कर रहा है, यानी कि साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो जो साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। आगे देखो साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन, साइटोक्रोम C होता है वो स्मॉल प्रोटीन होता है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, साइटोक्रोम C की बात कर रहा है, स्मॉल प्रोटीन, वास्तव में साइटोक्रोम में होता क्या है बता चुके आपको, क्या होता है बताओ, साइटोक्रोम में क्या होता है, आयरन और कॉपर, क्या होता है, आयरन कॉपर, वही कह रहे हैं आयरन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है कौन, साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स हो गया, ये पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये पूरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसका आउटर मतलब क्या, इसकी बात करिए इधर की, है ना, इधर की बात करिए, इस मेम्ब्रेन का आउटर यही तो होगा, देखो साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, और देखो एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थर्ड वन फोर्थ, कॉम्प्लेक्स 4 रिफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को रिफर करता है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A3, और फिर कहाँ जाएगा बच्चे, साइटोक्रोम A और A3 को जाएगा, जो आपने नोट कर लिया है, एंड 2 कॉपर सेंटर, तो साइटोक्रोम A3 को जाएगा और साथ में 2 कॉपर सेंटर को जाएगा, इसको 2 कॉपर सेंटर को, ठीक, अब आगे देखो यहाँ पे दूसरी बात करें यहाँ पे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू से फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल्ड टू द एटीपी सिंथेसिस, और ये एटीपी बनता है, सही बात है कि नहीं, एक एनएडीएस कितने बनते हैं, 3 एटीपी बनता है, ठीक है, while that of 1 molecule of FADH2 produce 2 molecule of ATP, और इसमें 2 ATP molecule बनते हैं, although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, ये बात हम लोग जानते हैं कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन ये भी बात सही है कि ये ऑक्सीजन जो होता है पूरे रिस्पायरेशन सबसे लास्ट स्टेप में यूज होता है, ठीक, देखो लेकिन जरूरी है तभी तो इसकी बात की गई है ना, देखो यानी कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो लिमिटेड होता है टू द टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल मतलब
लास्ट स्टेज में, ठीक है, ऑफ द प्रोसेस। तो ईटीएस के लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए इसे कह रहे हैं इसका रोल जो है लिमिटेड है, लेकिन जरूरी है। इट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, बताइए आपको। वही कहने कि इट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, इसका बहुत ही जरूरी है। होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, और सिस्टम से हाइड्रोजन को निकालने का काम करते कौन, इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसका, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो कह रहे जो ऑक्सीजन होता है ये प्रोटॉन को निकालने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो होता है उल्टान और प्रोटॉन से जुड़ के तब बनाता है क्या, वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करें, रोल ये है कि जो H+ आयन निकालने की बात करता है, और जो एसिडिटी होता है उसको रिमूव करता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो ये देखो लास्ट में लिखा हुआ ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, फाइनल एक्सेप्टर, क्या बताएंगे, फाइनल एक्सेप्टर तरह यहाँ पे काम होता है। एक पॉइंट यहाँ बताया, इसको नोट कर लीजिएगा, और साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इसके आगे। वही करें यहाँ पे ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल, देखो हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये पूछा भी गया क्वेश्चन कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है। ध्यान रखिएगा क्या बताया गया है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट, देखो तो कह रहे जो ऑक्सीजन है ये फाइनल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछा गया बता देता हूं आपको, ठीक। तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, साथ साथ हाइड्रोजन निकाल के बाहर करता है, एसिडिटी को रिमूव करता है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज, अब वहां क्या बताया था हमने, प्रोटॉन कौन हटाता है बताओ, प्रोटॉन जो एटीपी सिंथेज होता है, याद करिए पीछे बताया था, एटीपी सिंथेज में दो बताया था, F0 और F1। तो F0 से होकर जाएगा, फिर F1 जाएगा, वहां पे निकलेगा तो क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखो फाइन, ये हो गया यहाँ पे, अनलाइक फोटोस्पासन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फास्फोराइलेशन। इन स्पार्सन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर हम बात करें स्पार्सन में तो कहना कि ये कह सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन से बनता है। यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस, इट इज फॉर द रीजन दैट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोला गया है, और ये टर्म बताया गया किसकी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। You already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis as explained by the Kemi osmotic hypothesis, ये हम आपको बता चुके हैं। बाकी जो एटीपी बनता कैसे, प्रोटॉन इकट्ठे कैसे होते, मैंने तरीके यहाँ बता दिया। तो वहां की बात करेंगे एटीपी कैसे बनता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बता दिया इन द अर्लियर चैप्टर। एज मेंशन अर्लियर द एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे वहां बताया था हमने, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो आपको याद होगा वहां पे हमने बताया था कि जो पोर्शन बताया था, है ना, ये कहाँ बताया था आपको, स्टोमा में, याद है, स्टोमा में। और ये यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये मैटिस वाले पार्ट की तरफ हो, किधर है, मैटिस वाले। और ये किसका पार्ट है बच्चे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। देखो यहाँ पे दो प्रोटॉन यहाँ से आता है, ठीक है। तो पहले जो सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि F0 यहाँ से होकर जाएगा, F1 पे जाएगा, F1 जाने के बाद हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट से कम की तरफ जाएगा, तो एनर्जी क्या होगा, रेडिएट होगा। इसी एनर्जी यूटिलाइज करता है एडीपी और इनॉर्गेनिक फॉस्फेट, और बनाता क्या है, एटीपी। क्या बनाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। क्लियर बा, तो कोई दिक्कत, मैं इसी बार में यहाँ पे बताएगा। देखो ट्रांसफर सिस्टम यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट। जो एटीपी सिंथेस होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है, कंपोनेंट होता है, F1 होता है, दूसरा F0। F1 हेडपीस इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन की तरफ है, मतलब कह सकते हो कि किसकी तरफ है, ये मैटिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ दिया हुआ है। देखो वहां पे क्या था, स्टोमा साइड की तरफ था। बात करें यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी एंड इनॉर्गेनिक फॉस्फेट। F0 is the integral protein complex that form the channel through the which proton across the inner membrane. The process of proton through the channel is coupled to the kinetic one component of the production of ATP. अब यहाँ देखो क्या कहते हैं, for each ATP is produced 4 H plus and passes through the F1 from the intermembrane space. यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 जा रहे हैं कि 8 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। यहाँ क्या
क्या बताऊं इन लोगों को। देखो बच्चे इसको 2 कर लेना। अरे मेरी तेरी मत करो, जो कह रहे हो वो लिखो। देखो कहाँ बुक में हमारे अरे तुम लोग शुरू हो जाते हो, जो कह रहे हो सुन लो, खत्म हो गई बात। देखो यहाँ पे 2 प्रोटीन कितना, इसमें कई सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली क्या है, तभी तो कह रहे हैं यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं, बीच में जैसे आएंगे, बीच में सही कर देंगे, कुछ सही किया कुछ वैसे पड़ा हुआ है। देखो दो प्रोटॉन के ट्रांसफर हो 2 प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से कितने बनते हैं एटीपी? तो 2 प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ पासेस थ्रू द F1 F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। बाकी से कहानी पता है, इंपॉर्टेंट बस यहाँ सही कर लेना, इसको नहीं है। और ये क्वेश्चन करके आओ तो हो सकता है आपको गड़बड़ हो जाए, गलत भी हो जाए, ठीक। एनसीईआरटी वाले नंबर नहीं देंगे, काट देंगे वो, ठीक है। और एनटीए की बात कर रहे हैं। देखो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। हालांकि बैलेंस शीट तो मैंने बनवा दिया आपका, कहाँ पे कितने एटीपी बनते हैं आप बता सकते हो। ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करेंगे, ईटीएस क्रेब्स साइकिल पे चलेंगे, ठीक है। पूरे कितने एटीपी बने थे? पूरे 38। कोई दिक्कत? ये भी नीचे लिखा हुआ देखो। इट इज पॉसिबल टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ द एटीपी। क्या नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन assumption दैट। अब कह रहे कि ये जो है थ्योरेटिकल पर्पस है, सही बात है कि प्रोसेस सारे सेम होने चाहिए। आपको पढ़ने से लगता है पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है, तो क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर ईटीएस चलता है। सच बात है कि पैरेलल प्रोसेस चलते हैं। देखो देयर इज सीक्वेंशियल, क्या होता है देखो, देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद द वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट। एक सबस्ट्रेट से दूसरा बनता है। देखो जैसे बताया था यहाँ पे, पहले बना था सिट्रिक एसिड, फिर क्या बना था आइसोसिट्रिक, फिर बना था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल एंड ईटीएस, ठीक है, पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। ठीक, आगे देखो तो कह रहे हैं ये पढ़ने के लिए आसानी बनाने के लिए ऐसा किया गया। द एनएडीएच सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनएडीएच होता है, जो एफएडीएच2 होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? इसका बैंक कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो एंड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देखो आगे, the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound। यदि कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है तो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए यूज किया जाता हो। अब आते हैं इसके आगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बच्चे जो नोट करने वाला हो। देखो आगे, देखो आपने देखा होगा अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ग्लूकोज यूज किया है। क्या यूज किया है? ग्लूकोज यूज किया है। क्या हमने फैट यूज किया? क्या प्रोटीन यूज किया? नहीं यूज किया। देखो कह रहे कि ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंस आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, तो कह रहे कि यहाँ पे बेसिकली बताया गया सिर्फ ग्लूकोज यूटिलाइज किया गया है। क्या किया गया है? यूटिलोज। हमने बताया था कि एनर्जी बात करेंगे तो एनर्जी कई सारे प्रोसेस से बनता यूज करते बनाते हैं हम लोग। बट दिस काइंड ऑफ एजप्शन आर नॉट रियली वैलिड इन ए लिविंग सिस्टम। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कह रहे कि ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, बताया ना अभी, सारे प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल सब पे चलते हैं, एक साथ चलते हैं, साथ साथ। एंड डू नॉट मेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, सबस्ट्रेट इंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एंड व्हेन नेसेसरी एटीपी यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड मल्टीपल मींस इट इज यूजफुल टू दिस एक्सरसाइज टू appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction। देखो लास्ट में क्या देखो, hence there can be net gain of 38 ATP। इसी की बात करें, किसी में 36 लिखा हो तो 38 कर लेना। नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल यहाँ कितना बनते हैं बच्चे? देखो यहाँ पे बच्चे पूरे कितने बनते हैं? 38 ATP मॉलिक्यूल का होता है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पांस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे। अब देखो एरोबिक और एनारोबिक में हम कंपेयर करें, आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे अगर ये एनारोबिक प्रोसेस होता है तो नेट प्रॉफिट कितने एटीपी का होता है? 2 ही के तो होता है भाई। ग्लाइकोलिसिस वाला काम है सबके लिए, ठीक है। और एरोबिक होने की वजह से कितने बने? तो कितने गुना एफिशिएंसी ज्यादा एरोबिक की? 19 गुना। 19 दुना 32, 38। ये तो हुआ। अरे भाई एनारोबिक में 2 एटीपी बनते हैं और एरोबिक में 38 बनता है। कितने गुना हुआ है?
19 गुना बनता है। कितने गुना बनता है? 19 गुना ज्यादा बनता है एनर्जी, यानी एटीपी। कुछ समझ में नहीं आया? यही बताने वाले हैं, आपको पता ही है। देखो कहेगी फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेयर एन एरोबिक रिस्पांस इज कंप्लीटली डिग्रेडेड इनटू CO2 एंड वाटर। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कितना? 2 का। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, इसमें फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन नहीं कोई भी हो, चाहे एल्कोहलिक हो चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, each molecule of glucose degrade to pyruvic acid whereas many more molecule ATP are generated under the aerobic। नाम many more, क्या नाम लेने में शर्म आ रही है? लिख दो डायरेक्टली 38। क्या 38 इस लेवल पे, और आगे चल के पढ़ोगे तो 36 भी होता है, 38 भी होता है। कब? इसलिए उसकी बात नहीं करें, जब आप MBBS में जाओगे तो पूरा माइक्रोबायोलॉजी पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। 36 कब होता है, 38 कब क्या है, वो एक अलग कहानी है। लीवर का अलग, अलग अलग आर्गन में अलग चीजें होती है। ठीक, देखो खैर अब खैर यहाँ पे उसको बता के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिमाग में सिर्फ 38 ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे देखो, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation। यहाँ देखो, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation। However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। ये कह रहे हैं जो NADH होता है oxidized to NAD plus very slowly। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वहां पे NADH यूज हुआ था, याद है? क्या यूज हुआ था? NADH। और आप देख रहे हैं कि जो NADH कहां और कहां यूज होता है? ETS में। ये कह रहे हैं यूज दोनों जगह होता है। कहां पे स्लो रेट से होता है, कहां पे हाई रेट से होता है? एनारोबिक में स्लो रेट से, और एरोबिक में, और एरोबिक मतलब कहां पे? ETS में। कोई दिक्कत? ये कंपेयर करने के लिए बच्चे आ सकता है कि इससे क्या कंपेयर है। तो फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक का एरोबिक से क्या रिलेशन है? पहली चीज कि एनारोबिक में एटीपी कम बनते हैं, और कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, जबकि एरोबिक में कितना बनता है? ज्यादा बनता है। कितना बनता है? 38। दूसरा एटीएच की बात करें, एनर्जी प्रोवाइड करने के बेस पे, यूटिलाइजेशन के बेस पे, फर्मेंटेशन या एनारोबिक में कैसा होता है बताओ? स्लो होता है। एटीएच यूटिलाइज क्या होता है? स्लो होता है। जबकि ईटीएस में, एरोबिक में कैसा होता है? फास्ट होता है। समझ में आया दो अंतर? ये 2 अंतर रखना, इससे आपको पता निकल जाएगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आगे देखो। अब बच्चे जो लेके चल रहे थे, कह रहे हैं कि हम जो लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम ग्लूकोज लेके चल रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी आदमी को खाने मिल रहा है घी, गाय भैंस है उसके पास और कुछ है ही नहीं है, घी खा जा रहा है, घी मिल रहा है, और क्या खा रहा है वो? है मक्खन। हाँ, घी मक्खन ही खा रहा है मान लो, ठीक है, उसके पास तो फैट होगा, क्या उसको एनर्जी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखो मान लो है जिसके पास प्रोटीन डाइट मिल रहा है, पनीर उड़ाया पड़ा है, फ्री का दुकान खुला हुआ, खा जा रहा है प्रोटीन, और कुछ है नहीं उसके पास, खा नहीं रहा है, तो क्या प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। देखो कैसे यहाँ पे बच्चे क्या है, देखो एम्फीबोलिक पाथवे बताया गया। क्या? एम्फीबोलिक पाथवे। इसका मतलब यहाँ पे ये है एम्फीबोलिक पाथवे। तो बस पान करा देंगे, छोड़ देंगे। देखो अब कह रहे जो एम्फीबोलिक में क्या होता है, इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी, जैसे हम लोग बता चुके हैं जब बायोमोलिक्यूल पढ़े थे यहाँ पे, कि कैटाबोलिस और एनाबोलिस 2 चलते प्रोसेस। कैटाबोलिस में छोटे बड़े से छोटा मालिक्यूल बनेगा, और एनाबोलिस में छोटे से बड़ा मालिक्यूल बनेगा, और दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फीबोलिक पाथवे। यानी कि दोनों हमारी बॉडी में होता है। क्लियर बा? पहले बोले थे कि जो रिस्पायरेशन होता है ये कैटाबोलिक प्रोसेस पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन अब ये क्या वास्तव में है? सॉरी क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक। यानी कि इसमें आप देखो कुछ मालिक्यूल बनते भी हैं और टूटते भी हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? अच्छा नाम देना जरूरी। क्या है इसका? एम्फीबोलिक पाथवे। देखो एम्फीबोलिक पाथवे बात करें, ग्लूकोज द फेवरेट सब्सटेंस फॉर द रिस्पायरेशन। लेकिन हाँ, पूरे की बात करें तो ग्लूकोज सबसे इसका फेवरेट है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। पूरे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात करें तो ग्लूकोज क्या है? सबसे फेवरेट है। देखो ग्लूकोज इज द फेवरेट सब्सटेंस फॉर द रिस्पायरेशन। ठीक है, ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? ग्लूकोज में चेंज करेंगे बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन। अदर सब्सटेंस कैन आल्सो बी रिक्वायर्ड रिस्पायर्ड एज दे हैज बीन मेंशन अर्लियर, बट then they do not enter the respiratory pathway at the first step। और देखो यहाँ पे, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये भी यूटिलाइज हैं, ये पहले स्टेप से नहीं 20 में इंटर करेंगे। हमने बताया था ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप बताया था आपको? स्टेप बताए थे। ये 10 स्टेप में किसी 20 से इंटर करेंगे।
भाई जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर बन चुका है या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है तो थोड़ी शुरू से स्टार्ट करेगा, वो बी से एंटर करेगा। उसी बात करें, देखो फर्स्ट स्टेप ये फिगर, यानी कि यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे एंट्री ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन। यहाँ देखो आपको पता है जो फैट होता है उसको तोड़ दिया था किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में।